गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, साथ साथ में नोट्स बना रहे होंगे। ओके, आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं इन दो क्वेश्चंस के साथ जो पीछे की क्लास के डाउट्स में लिखे गए थे। कमेंट बॉक्स में एक दो बच्चों ने लिखा था, ये नीचे वाला कोई वीरेंद्र सिंह है, उनका डाउट है, और ये ऊपर वाला मैंने मेरी तरफ से लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो उस क्लास का ये एक ही डाउट है। साबुन व ग्लिसरीन को निम्न में से किस विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं? ये वैसे मैंने बता दिया था आपको, लेकिन आपको कहीं पे कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लेकर के आया हूँ। मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी कि ये जो निर्वात आसवन है और ये जो कम दाब पर आसवन है, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कौन सा ऑप्शन? ये 4 नंबर ऑप्शन, क्योंकि बी व सी दोनों ये दे रखा है इसमें, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। जियोलाइट का सूत्र क्या होता है? तो देखिएगा जियोलाइट का सूत्र क्या होता है। जियोलाइट का एक अन्य नाम होता है, उससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि इस चीज का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका आंसर होगा सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। क्या आंसर होगा इसका? सोडियम एल्यूमिनियम और सिलिकेट। ठीक है, अब इसे अगर आप फॉर्मूले के अंदर लिखना चाहो तो एक एक करके लिख दो। सोडियम को किससे लिखते हैं हम? Na से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? Na से। Na से क्यों लिखते हैं? क्योंकि सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है? नेट्रियम होता है। तो इसकी जो प्रतीक प्रणाली है वो बर्जीलियस नामक महान वैज्ञानिक ने दी थी। उसके आधार पर हम इसे क्या लिख देते हैं? Na लिख देते हैं। N हमेशा कैपिटल आएगा, दूसरा जो A है वो हमेशा स्मॉल आएगा, बड़ा नहीं लिखना है। एल्यूमिनियम का क्या आ जाएगा? Al आ जाएगा, एल यानी कि एल्यूमिनियम। सिलिकेट, तो सिलिकेट का फॉर्मूला होता है SiO2, ये होता है इसका फॉर्मूला। हालांकि रिप्लाई देने को तो कमेंट बॉक्स में दे सकते थे, लेकिन वो जानबूझ के नहीं दिया गया। क्यों? ताकि सबको पता चल जाए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आई थिंक आपका वीरेंद्र सिंह जी, आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। ओके, तो ये मैं मिटो रहा हूं और अपने टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा दोस्तों, हम साबुन के बारे में पढ़ रहे थे और साबुन के बारे में हमने उसके बहुत सारे गुणों का अध्ययन कर लिया है। अब उसमें कुछ एक बातें बाकी हैं, अब उनका अध्ययन करते हैं। देखिएगा, साबुन जो होता है, साबुन की बातें कर रहे हैं हम, अभी तक अपना साबुन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो साबुन जो होता है उसके अंदर एक दो बातें अपनी बाकी हैं। वो क्या क्या बातें बाकी हैं सुनना। साबुन के अंदर जो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होती है, देखिएगा उसके दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है साबुन का कार्बनिक भाग। कौन सा भाग होता है? एक होता है साबुन का कार्बनिक भाग और दूसरा होता है साबुन का आयनिक भाग। दो पार्ट होते हैं साबुन के अंदर, कार्बनिक भाग भी होता है और आयनिक भाग भी होता है। अब देखिएगा, ये जो कार्बनिक भाग होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये हमेशा कैसा होता है? ये होता है जल विरोधी, यानी कि ये जल का विरोध करता है हमेशा। किसका विरोध करता है? ये जल का विरोध करता है। और ये आयनिक वाला जो भाग होता है, ये होता है जल स्नेही, जल से बहुत स्नेह करता है। हाँ, जल सा गए इंग ठीक बने, जलोन बहुत लगाव है, तो इसे कहा जाता है क्या? जल स्नेही भाग। दो भाग हो गए, कार्बनिक और आयनिक। कार्बनिक होता है जल विरोधी और ये जो आयनिक होता है ये कैसा होता है? जल स्नेही होता है। अब ये काम कहाँ पे आएंगे वो देखना है। मैं तो देखिएगा, ये जो जल विरोधी भाग होता है, ये देखो वो जो हमने वहाँ पे फॉर्मूला लिखा था वो ये लिखा था C17H35 COONA। ठीक है, यही तो था।
भाई C17H35 एक C15 वाला लिखा था, पोमेट वाला एक स्टीरेट वाला है, हम ये स्टीरेट वाला ले रहे हैं। सोडियम स्टीरेट का फॉर्मूला होता है C17H35। अब देखिएगा इसके अंदर ये जो C17H35 है ना, इसे हम ऐसे न लिख करके मैं इसे दूसरी फॉर्म में लिख रहा हूं। एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा, ये चौथा। जितने कॉर्नर आएंगे उनका मतलब ये है कि ये कार्बन की मैं श्रृंखला बना रहा हूं। 1 2 3 4 तो हो गए, कितने बनाने हैं? 17 बनाने हैं। तो बना दो, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। ये बन गई भैया कार्बन की श्रृंखला। अब ये मत कहना सर शुरुआत से तो बड़ी है, इधर से जाके छोटी हो गई। नहीं, एक जैसी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो सकता है कोई छोटी बड़ी लिखी गई हो। इसके लास्ट में हमें ये वाला पार्ट जोड़ना है, तो इधर जोड़ दो C, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? C डबल बॉन्ड O और क्या जोड़ना है? Na। भाई ऐसे ही तो जोड़ना है, ये O लिख दो यहाँ पे। अब देखिएगा ये वाला जो हिस्सा है, इतना जो हिस्सा है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है इसका कार्बनिक भाग। क्या कहलाता है? इसका कार्बनिक भाग कहलाता है। और ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या कहलाता है? इसका आयनिक भाग कहलाता है। क्या कहलाता है ये दोस्तों? आयनिक भाग कहलाता है। इसके ऊपर ये O अधातु होता है, तो इसके ऊपर हो सकता है कि माइनस चार्ज आएगा, और Na धातु है तो इस पे प्लस चार्ज आएगा। आयंस बनेंगे तो इस पे माइनस चार्ज और उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखिएगा ये जो कार्बनिक भाग है, अब ऊपर देखो, ये कार्बनिक भाग कैसा है? ये जल विरोधी है। आयनिक भाग यानी कि ये वाला हिस्सा कैसा है? ये है भैया जी जल स्नेही, और ये कैसा है? जल विरोधी है। तो जो जल विरोधी भाग है वो किसी ना किसी से तो स्नेह करेगा ही करेगा। ये जो जल स्नेही भाग है ये किसी ना किसी का तो विरोध करेगा ही करेगा। इसका मतलब जल का तो करेगा नहीं, किसी न किसी और पदार्थ का करेगा। ये जो भाग जल का विरोध कर रहा है, ये तो जल का हमेशा विरोध ही करेगा, कभी भी जल का ये स्नेह नहीं करेगा। लेकिन ये किसी न किसी से तो स्नेह करता ही होगा। अरे करसी कौन करसी? देखो तो ये वाला जो हिस्सा है जल विरोधी, ये हमारे काम में आएगा, काम हमारे ये भी आएगा। लेकिन ये कहाँ काम आता है? देखो मान लो ये कोई कपड़ा है, इधर मैं दिखाई यहाँ तक, मान लो ये कोई कपड़ा है, इसके ऊपर ये कोई ऑयल का दाग लगा हुआ है। किसका दाग लगा हुआ है? ऑयल का दाग लगा हुआ है, इतना बड़ा। क्या होता है जब हम इस ऑयल के ऊपर डायरेक्ट पानी डाल देते हैं? क्या डाल देते हैं? पानी। तो क्या ये हट जाता है? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं हटता है। तेल का दाग तो साबुन रगड़ते जाते हैं तो भी नहीं हटता है। कई बार ऐसे ही साबुन आते हैं घटिया किस्म के, तो उनसे नहीं भी हटता है। तो क्या करते हैं, ये मान लो कि हमने इस पे साबुन लगाई, तो जो भी चिकनाई युक्त होता है, जो भी ये चिकनाई लगी हुई है कपड़े के ऊपर, साबुन मान लो हमने ये इधर चिकनाई है, एक बार लगाई, तो क्या वो एक बार ही लगाते हैं? उसको कई बार रगड़ते हैं कि नहीं रगड़ते हैं? रगड़ते हैं ना। उसकी एक निश्चित मात्रा उसके ऊपर हम चिपका देते हैं, ऐसा ही तो होता है। देखिएगा तो इसके ऊपर जो भाग चिपकेगा, किसके ऊपर जो भाग चिपकेगा? इसके ऊपर, यानी कि किसके ऊपर? चिकनाई के ऊपर जो भाग चिपकेगा वो कौन सा भाग होगा? कार्बनिक भाग होगा। ये जो कार्बनिक भाग है ये जल से तो विरोध करता है, लेकिन ये जो ऑयल है इससे क्या करता है? स्नेह करता है। यानी कि ये इसके ऊपर पूरी की तरह जाके क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। चिपक जाएगा, ये इसके चिपकेगा। ये वाला भाग कहाँ चिपकेगा? इसके। और इसके पहले से कौन चिपका हुआ है? ये वाला भाग चिपका हुआ है। और ये किससे स्नेह करता है? जल से स्नेह करता है। जैसे ही ये वाला भाग बाहर आएगा तो क्या वैसे ही ये वाला भाग बाहर नहीं आएगा? जैसे ही ये भाग बाहर आएगा वैसे ही ये चिकनाई वाला भाग भी बाहर आ जाएगा, और जो भी कपड़ा आपके पास जिसके ऊपर चिकनाई लगी हुई थी वो चिकनाई वहां से हट जाएगी।
इस तरह से होती है कपड़े की सफाई। तो ये वाला जो पार्ट है ये लगभग कुछ ऐसा निर्माण हो रहा होगा, ठीक है। इसे बोलते हैं मिसेल का बनना। क्या बोलते हैं इसे? मिसेल का बनना बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? मिसेल का बनना बोलते हैं। ये जो मिसेल है, ये जो मिसेल है ये कैसे बनता है? देखिएगा, मिसेल बनने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। एक चीज़ होती है CMC और एक होता है, यहाँ लिख देता हूँ, क्राफ्ट ताप। दो चीज़ें होती हैं, एक होती है आपकी CMC और एक होता है क्राफ्ट ताप। CMC का पूरा मतलब होता है क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, यानी कि क्रांतिक मिसेल सांद्रता, ये इसका पूरा मतलब होता है। CMC के फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, और हिंदी में लिख देते हैं क्रांतिक मिसेल सांद्रता। ओके, देखिएगा ये होती क्या है? ये होती है जो साबुन हमने कपड़े के ऊपर लगाया है, कपड़े पर वहीं लगाएंगे जहां पर चिकनाई वाला भाग लगा हुआ होगा। तो चिकनाई युक्त वह भाग जहां पर हमने साबुन का कोई हिस्सा रगड़ा है और उसकी एक निश्चित मात्रा जो इस चिकनाई को हटाने के लिए आवश्यक होती है, उसकी जो जितनी मात्रा होती है उसे ही क्या कहते हैं? क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहते हैं। यानी कहने को मतलब वो है कि आप साबुन की कपड़े के ऊपर रगड़ा नहीं पा, आप कितनी रगड़ दी, ठीक है, समझ गया। तो वो जो साबुन है उसकी जितनी भी मात्रा है, जितनी मात्रा हमने कपड़े के ऊपर लगाई है, उसकी मात्रा को क्या कहते हैं? क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहते हैं। और ये चीज कौन सी? CMC, जिस टेम्परेचर पर पॉसिबल होती है, जिस ताप की इसे आवश्यकता होती है, उस ताप को क्या कहते हैं भैया? उसी ताप को कहते हैं क्या? क्राफ्ट ताप कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, क्राफ्ट ताप क्या चीज होती है? तो क्राफ्ट ताप वो होती है जिस पर, यानी कि CMC के लिए पर्याप्त ताप क्या कहलाता है? क्राफ्ट ताप कहलाता है। मिसेल निर्माण के लिए आवश्यक ताप क्या कहलाता है? क्राफ्ट ताप कहलाता है। तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये है साबुन के बारे में कुछ जानकारी। CMC हो गया, क्राफ्ट ताप हो गया, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। ओके, ले लिया होगा। तो इसी के साथ ये जो साबुन का जितना भी पार्ट है अपना वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बारे में आपको वो छोटी छोटी बातें याद रखनी ही है। जलीय विलीन इसका क्षारीय होता है, दाढ़ी बनाने वाले साबुन में रोजीन नामक पदार्थ डालते हैं, टॉयलेट सोप सोडियम के लवण होते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप याद रख के चलेंगे, ठीक है। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट आता है उसका नाम है अपमार्जक। इसे बोलते हैं डिटर्जेंट। क्या बोलते हैं इसे? डिटर्जेंट भी बोलते हैं। डिटर्जेंट का अर्थ क्या होता है? डिटर्जेंट का अर्थ होता है टू वाइप, यानी कि क्या करना, इसे स्वच्छ करना। क्या करना? स्वच्छ करना। ये डिटर्जेंट का कई बार अर्थ पूछ लेते हैं कि अपमार्जक का सीधा कोई अर्थ बताइए आप। तो अपमार्जक का पूछे चाहे डिटर्जेंट का पूछे, इसका अर्थ होता है, अंग्रेजी में होता है टू वाइप या टू क्लीन कह सकते हो, या फिर स्वच्छ करना या सफाई करना, साफ करना। इतनी बातें आपके समझ में आ गई। ये तो इसकी छोटी सी मतलब इसका परिचय है कि भाई डिटर्जेंट जो होता है उसका अर्थ क्या होता है। अब देखिएगा अपमार्जक बेसिकली होते क्या हैं। तो अपमार्जक जो होते हैं वो एक तरह के होते तो साबुन ही हैं। क्या होते हैं? इसकी एक अजीब सी परिभाषा है। अपमार्जक जो होते हैं वो क्या होते हैं? साबुन रहित और साबुन होते हैं। यानी कि साबुन रहित साबुन
ऐसे साबुन हैं जिनके अंदर साबुन ही नहीं होता है। यानी कि कहने का मतलब होता है साबुन तो हैं, लेकिन साबुनों की तुलना में इनके जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़े थोड़े पृथक होते हैं। यानी कि साबुन के अंदर जो गुण हैं वो इनके अंदर नहीं है। साबुन हालांकि कपड़े की सफाई करता है, ये भी कपड़े की क्या करते हैं, सफाई करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये, अगर मैं यूं कहूं कि ये केमिकल रूप से यानी रासायनिक रूप से ये साबुन से क्या होते हैं, थोड़े से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो अपमार्जक जो होते हैं वो साबुन रहित साबुन होते हैं, एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला युक्त, यानी कि इनमें जो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला बनती है, कार्बन और हाइड्रोजन की जो क्या बनती है, एक श्रृंखला बनती है। वैसे श्रृंखलन का सर्वाधिक गुण किसमें पाया जाता है, कार्बन में ही पाया जाता है। ये एक लंबी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला बना लेता है। तो एक श्रृंखला बनती है, उनके अंदर सल्फोनेट या तो क्या जुड़ेगा, सल्फोनेट जुड़ जाएगा। किसके साथ जुड़ जाएगा, इस हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला के साथ जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, सल्फोनेट जुड़ जाएगा। तो कोई भी श्रृंखला बन सकती है। जैसे अपमार्जक का एक उदाहरण हो सकता है एल्किल सल्फोनेट। जैसे इसी का एक उदाहरण और भी हो सकता है एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। क्या क्या हो सकती है, एक हो सकता है एल्किल सल्फोनेट, एक हो सकता है एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। जैसे डायरेक्ट बेंजीन सल्फोनेट भी हो सकता है। यानी कि ये कुछ एक अपमार्जक के एग्जाम्पल हो सकते हैं, बेंजीन सल्फोनेट। बेसिकली इनके जो फॉर्मूले वगैरह हैं वो पूछे नहीं जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। यानी कि ये नहीं पूछा जाएगा कि एल्किल सल्फोनेट का आप फॉर्मूला बताओ, ये कभी वैसे एग्जाम में आता तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप पूछना चाहो तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है RSO3Na। एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, तो एल्किल सल्फोनेट तो सेम ही है, बीच में बेंजीन जोड़ दो तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा R यानी कि कोई ना कोई एल्किल श्रृंखला है, बीच में बेंजीन जोड़ दो, ये लो मैंने बेंजीन जोड़ दी, C6H6 जोड़ दिया, सल्फोनेट्स तो SO3Na हो गया फॉर्मूला। तो अब डायरेक्ट बेंजीन सल्फोनेट रह गया, तो बेंजीन ये हटा दो तो जो श्रृंखला बनेगी वो इस टाइप से बन रही होगी, SO3Na। सिंपल सी बात है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि ये एल्किल बेंजीन सल्फोनेट मान लो या फिर एल्किल सल्फोनेट कह दो, ठीक है। एल्किल सल्फेट भी हो सकता है, एक एल्किल सल्फेट भी होता है, सल्फेट जोड़ दो, SO4 जोड़ दो इसके साथ। जैसे एल्किल सल्फेट, तो एल्किल सल्फेट का हो जाए R यानी कि एल्किल श्रृंखला है, सल्फेट यानी कि SO4। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, अपमार्जक के ही एग्जाम्पल होते हैं। किसके उदाहरण होते हैं, ये अपमार्जक के उदाहरण होते हैं। तो हालांकि आपको इन फॉर्मूलों को रटने की जरूरत भी नहीं है कि इनको रटे बिना आपका काम नहीं चलेगा, इनको रटे बिना भी काम चल जाएगा। इनके नाम याद रख लेना, बस नाम याद रखोगे तो भी आपका काम में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, ये मैं मिटो देता हूँ एक बार, क्योंकि अपमार्जक का एक छोटा सा हल्का फुल्का परिचय है। साबुन रहित साबुन होते हैं, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला युक्त, एल्किल सल्फोनेट के सोडियम लवण होते हैं, एल्किल बेंजीन सल्फोनेट के सोडियम लवण होते हैं, बेंजीन सल्फोनेट के सोडियम लवण होते हैं, या एल्किल सल्फेट के लवण होते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं अपमार्जक के बारे में। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई डाउट आपके नहीं रहा होगा, ठीक है। देखिएगा, अपमार्जक जो होता है वो प्रबल क्षार प्लस प्रबल अम्ल, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का एक एग्जाम्पल होता है। उसमें प्रबलतम क्षार होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं,
जब प्रबल क्षार की क्रिया प्रबल अम्ल के साथ करवाई जाती है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है। ये सिंपल सी बात है, साइंस के स्टूडेंट को ये इतना पता है कि इन दोनों की अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। वैसे भी मैंने आपको जब सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया भी था कि जो हमारा जो पेट है, जैसे ही उसमें एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है तो हम इनो वगैरह लेते हैं, ठीक है। इनो घर पे न भी हो तो हम डायरेक्ट कई बार सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कर लेते हैं। वो भी नहीं हो तो घर पे अजवाइन होती है तो हम अजवाइन का उपयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि अजवाइन के अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की जो मात्रा है वो पाई जाती है। वो एक प्रकार का दुर्बल क्षार होता है, वो पेट को धीरे धीरे क्या कर देती है? ठीक कर देती है। तो इनो से बेस्ट रहती है आप अजवाइन ले लो थोड़ी सी, तो वो एसिडिटी में बहुत काम आती है। ओके, देसी इलाज है वो। तो प्रबल क्षार प्रबल अम्ल क्या कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। तो ऐसे में जब इन दोनों के द्वारा किसी न किसी अपमार्जक का निर्माण हो रहा होगा तो इनका जो जलीय विलयन बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, इनका जब जलीय विलयन बनेगा तो वो जलीय विलयन भी किस प्रकृति का होगा? तो आपका आंसर होगा सर, अब तो हम समझ गए किस प्रकृति का होगा? उदासीन प्रकृति का होगा। किस प्रकृति का होगा भैया? ये होगा उदासीन प्रकृति का। कौन? अपमार्जक का जो जलीय विलयन होता है वो किस प्रकृति का होता है? उदासीन प्रकृति का होता है। और उदासीन प्रकृति का होने के कारण ही कपड़ों के लिए, किसके लिए? कपड़ों के लिए। और किसके लिए? और जो महिलाएं कपड़े धोती हैं उनके लिए, यानी कि उनकी कोमल त्वचा के लिए। त्वचा के लिए क्या होते हैं? यानी कि इन दोनों के लिए ही क्या नहीं होते हैं? इन दोनों के लिए ही नुकसानदायक नहीं होते। नुकसानदायक नहीं होते हैं। जबकि आपने देखा होगा साबुन के अंदर क्षारीयता का गुण बढ़ जाता है, जिसके कारण त्वचा जो होती है वो कई बार जल जाती है। ठीक है, अब ये तो होगी इसके बारे में छोटी छोटी बातें। अब अपमार्जक से कई बार आपने देखा होगा कि हम कपड़े धो लेते हैं अपमार्जक से, तो एक टीवी में ऐड आता है वेनिस की, सफाई के बाद कपड़ों के अंदर आप वेनिस लगाओ तो उससे एक अजीब सी चमक आती है। तो वेनिस क्या जुगाड़ है? तो वो होता है, जो वेनिस होता है वो होता है सोडियम पर ऑक्सीबोरेट। सोडियम पर ऑक्सीबोरेट होता है वो वेनिस। वो बोलते हैं ना कि सफाई के बाद लगाइए वेनिस, आती है कपड़ों में चमक। तो वो जो चमक आती है वो किसके कारण आती है? सोडियम पर ऑक्सीबोरेट के कारण आती है। क्यों मिलाते हैं? तो अपमार्जक की जो क्षमता होती है, अपमार्जक की क्या बढ़ाने के लिए? क्षमता बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? सोडियम पर ऑक्सीबोरेट उसके अंदर मिला देते हैं। तो आप इसके अंदर यूं लिख लोगे कि अपमार्जक की क्षमता वर्धक के रूप में या क्षमता बढ़ाने वाला जो पदार्थ है उसका नाम क्या है? सोडियम पर ऑक्सीबोरेट। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि अपमार्जक का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर आप बताना चाहो तो उसका जो नाम होगा वो होगा, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, C12H25। देखना इस बार 12 है, कार्बन की संख्या जो 12 वाला होता है ना वो सबसे अच्छा अपमार्जक माना गया है। कार्बन की संख्या 12 वाला क्या माना गया है? सबसे अच्छा एग्जाम्पल है माना गया है। तो इसके लास्ट में जो आएगा वो तो आपको पता ही है, SO3Na। ये क्या चीज़ होती है? अब तक तो आप समझ गए होंगे, सल्फोनेट होता है। तो इसका पूरा नाम होगा सोडियम लोरिल, और ये SO3 यानी कि सल्फोनेट। सोडियम लोरिल सल्फोनेट क्या होता है? इसका नाम होता है।
ये जो अपमार्जक होता है, इस अपमार्जक को सबसे अच्छा अपमार्जक माना गया है। सबसे बेहतर किस्म का जो अपमार्जक है वो कौन सा है? सोडियम लोरिल सल्फेट। फॉर्मूला पढ़ना है, याद भी करना है। कार्बन की संख्या 12 वाला जो अपमार्जक होता है उसे सबसे अच्छा माना गया है। रीज़न क्या है मानने का? क्या रीज़न है मानने का? देखना, इसे सबसे अच्छा मानने का रीज़न ये है कि ये होता है भैया जी अशाखित। कैसा होता है ये? अशाखित होता है। ऐसे शाखाओं में बंटा हुआ नहीं है, शाखाओं में बंटा हुआ नहीं है, ये अशाखित होता है। और अशाखित होने के कारण ही इसे क्या मानते हैं? सबसे अच्छा मानते हैं। अब अशाखित है तो ऐसा क्या हो गया सर इसके अंदर? तो अशाखित है ना, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो अपघटन होता है, इसका जो अपघटन होता है, इसका जो निम्नीकरण कह दो चाहे अपघटन कह दो, यानी कि इसका जो निम्नीकरण है या इसका जो अपघटन है वो बहुत ही क्या है? आसान है। सूक्ष्म जीवों के द्वारा ये आसानी से अपघटित हो जाता है। इसके कारण इसे क्या माना गया है? सबसे अच्छा माना गया है। ठीक है। वैसे अगर पूछ लिया जाए कि सर शाखित कौन सा होता है, तो शाखित भी है। शाखित का नाम होता है सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा हमारे लिए, क्योंकि उसका अपघटन संभव नहीं होता है। वो एक धनायनिक अपमार्जक होता है, यानी कि वो शाखाओं में बंटा हुआ होता है। नाम लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। तो हालांकि वो इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। उसके शाखाएं होती हैं, ट्राइमेथिल है तो 3 मेथिल समूह उसके अंदर जुड़ रहे होंगे, और कार्बन की संख्या भी उसके अंदर कितनी होगी? 17 के आसपास होगी। ठीक है, तो वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है। अब देखिएगा, अपमार्जक जो होते हैं उनके बारे में आपने एक चीज़ सुनी रखी होगी, हमेशा से सुनते आए हैं कि अपमार्जक जो होते हैं वो कठोर जल के साथ अच्छे से क्रिया कर लेते हैं, कठोर जल में अच्छे सारे झाग देते हैं, कपड़ों की सफाई करते हैं, ये वो बहुत सारी बातें सुनी हैं इसके बारे में। तो आइए एक बार उसकी चर्चा भी कर लेते हैं कि क्या अपमार्जक कठोर जल के अंदर झाग देते हैं? तो हाँ, अपमार्जक जो होते हैं वो कठोर जल के साथ भी क्या देते हैं? झाग देते हैं। हमने मान लो कोई एक अपमार्जक ले लिया, जैसे मान लो मैं ये ले लूँ RSO3Na, क्या नाम हो जाएगा इसका? एल्किल सल्फोनेट। ठीक है, ये नाम हो जाएगा इसका। तो ये एक छोटी सी चीज़ है, ये एक अपमार्जक का मैंने ऐसे बस एज एग्जांपल लिया है, बाकी कुछ नहीं है। इसको हम किस में डालेंगे? कठोर जल में डालेंगे। तो कठोर जल में क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं? आयन होते हैं। तो या तो Ca2 पॉजिटिव यानी कैल्शियम का आयन होगा, या क्या होगा? मैग्नीशियम का आयन होगा। या तो किसका आयन होगा? कैल्शियम का आयन होगा, या किसका आयन होगा? मैग्नीशियम का आयन होगा। तो एटलीस्ट लास्ट में जो बनेगा वो बनेगा RSO3 और ये Na है, तो Na हट जाएगा और वहाँ पे क्या आ जाएगा? या तो Ca आ जाएगा या फिर क्या आ जाएगा? Mg आ जाएगा। तो अगर वहाँ पे Ca आता है तो उसका नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फोनेट, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फोनेट। ये किसका नाम हो जाएगा? कैल्शियम सल्फोनेट, ये इसका नाम हो जाएगा। ये बस लास्ट है। इसके बारे में अब अपमार्जक जो है वो लगभग अपना पूरा हो गया है। क्यों? क्योंकि ये कैल्शियम सल्फोनेट आ गया हमारे पास, और कैल्शियम सल्फोनेट जो होता है वो क्या होता है? जल में विलय होता है, और इसी कारण क्या होता है? अपमार्जक कठोर जल के अंदर क्या देता है? झाग देता है। तो ये एल्किल सल्फोनेट कठोर जल के साथ क्रिया करके कैल्शियम सल्फोनेट देता है, जो कि क्या होता है? जल में विलय होता है, और इसी कारण अपमार्जक कठोर जल के साथ क्या कर लेता है? अच्छे से क्रिया कर लेता है। एक दो बातें एग्जाम इसके अंदर और बची हैं। लास्ट में देखो, अपमार्जक के अंदर अधिक आर्द्रता का गुण पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, अपमार्जक के अंदर क्या पाया जाता है? अधिक आर्द्रता का गुण पाया जाता है। और इसके जलीय विलयन की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? उदासीन होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जलीय विलयन की प्रकृति वाला, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर, और इस बार भी शायद हो सकता है कि किसी न किसी एग्जाम में ये अटक जाए। तो ध्यान रखना थोड़ा सा, इसका जलीय विलयन उदासीन प्रकृति का है और साबुन का जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का है। तो इसी के साथ आपके इस साबुन और अपमार्जक टॉपिक की समाप्ति की
हम घोषणा करते हैं। ठीक है, ओके भैया, टेक केयर।